तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगली क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर के लिए। आपसे यही उम्मीद है, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। और मैं इसी तरीके से आपका जो तैयारी में आपका जो सहयोग हुआ, आपका हाथ इसी तरीके से बटाता रहूँगा, चाहे आपका यूके पीएससी की मुख्य परीक्षा से संदर्भित हो या आपका यूके ट्रिपल एससी का हो। ठीक है, तो अभी बिना देरी किए वीडियो एग्जाम सर पे आपका जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है चीज़ों का। तो 4 क्लास हमारी हो चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे की, आज हम देखने वाले 5वीं। इसके बाद 1-2 क्लासेज हम और देंगे, जितना मैं पॉसिबल 1-2 दिन में कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इसमें जो कि चीज़ें बची हैं आगे की। तो वायु गुणवत्ता, वायु ठीक है, वायु गुणवत्ता की विशेषताओं के बारे में कि राज्य के जो 4 जनपद हैं आपके, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर, जबकि ये लगभग मैदानी जिले हैं 4, इनमें जो है नगर में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित है। तो आपको जो है इन 4 को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया है कि जो देहरादून वाला एरिया है वो गुड की कैटेगरी में आता है, ऋषिकेश का सेटिस्फैक्ट्री में है, काशीपुर का जो मॉडरेट में है, हरिद्वार वाला जो और जो रुद्रपुर हल्द्वानी उत्तरकाशी वाला एरिया आपका 4 में आता है, टिहरी पौड़ी वाला और जो गोपेश्वर वाला एरिया आपका वेरी 4 में है, और जो अल्मोड़ा और जो बागेश्वर नैनीताल वाला है वो उसमें वेरी 4 से भी और नीचे आपका आता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण केंद्र के रूप में तो वही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर जो मैदानी ये 4 जिले हैं मुख्यतः, इनमें जो प्रदूषण मापन केंद्र आपके ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र जो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके जो है, सीधा आगे बढ़ते हैं। तो वही एक लाइन ये है कि जो मोटरयान अधिनियम 1988 है उसकी धारा 213, उसके अंतर्गत राज्यों में परिवहन विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है आपका उत्तराखंड में परिवहन विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट है। ये बता रहा है कि जो दिसंबर 2024 तक की संख्या है कि परिवहन विभाग में कुल पंजीकृत वाहनों का विवरण बता रहा है। तो 2,21,078 जो आपका ये कुल पंजीकृत वाहन दिखा रहा है आपका 24 दिसंबर तक। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें ये सड़क दुर्घटनाओं के विवरण है, 2024 तक का ये विवरण होगा आपका, दिसंबर तक का। तो इसके अनुसार जो आप देखोगे तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के मामले में सर्वाधिक 2024 में सर्वाधिक हुई है। ये देखो आप, 1747। जो मृतकों की संख्या भी आप देखोगे तो 1090 है, 2024 में देखने को मिल रही है। और घायलों की संख्या हालांकि 1613 आपका जो है 2022 में था, लेकिन इसमें भी 1547 है। तो आपको जो ये दुर्घटनाओं का जो ये संख्या है, इसे थोड़ा सा आपको याद रख सकते हैं कि जो 2024 का था ये काफ़ी टॉप पे आपका अभी तक है। ठीक है, आगे। तो मैदानी जनपदों में क्या है कि 7 कार्यालय अंतर्गत जो निजी क्षेत्र के सहयोग से टेस्टिंग सेंटर आपके स्थापित किए गए हैं ड्राइविंग के लिए। जो 6 तो आपके कार्यालय हैं देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, विकास नगर, रुड़की और हरिद्वार में, और अगला जो आपका सिंगल 7वां है वहाँ पर नागपुर में। ठीक है, इसके अलावा जो पर्वतीय जनपद है आपका पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, उत्तरकाशी में है, उसमें जो आपका जो है टेस्टिंग स्टेशन हेतु जो भूमि चयनित आपके काम जो चल रहा है टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना के लिए। अगला, देहरादून के जो झाझरा में आपका IDTR यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो आपका वो झाझरा में संचालित है, तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला है प्रथम चरण में, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक जो है आपके पास 86,529 वाहनों में VLT डिवाइस स्थापित की जा चुकी है उत्तराखंड में। ठीक है, VLT यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग। ठीक है, अगला है जो संभाग स्तर पर वाहनों की जो मॉनिटरिंग करने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय आपके हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जो है VLT कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये आपको जानते रहना है। अगला है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के रूप में, तो चारधाम मार्ग पर जो आपका है भारत सरकार के भारी जो उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 12 स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, इसको आप से छोड़ सकते हो आप। अगर आपके पास ये पूछा गया है कि डायनेमिक टास्क फोर्स किससे संबंधित है, डायनेमिक टास्क फोर्स का संबंध किससे है, तो ये आपका जो सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ ही कर अपवंचना, यातायात नियमों का उल्लंघन, इन संबंधों के संबंध के लिए एक प्रवर्तन कार्यवाही एवं चेकिंग हेतु क्या आपका 14 डायनेमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो 24x7 जो आपका कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको जानते रहना है। सड़क
सुरक्षा के मामले में देखो तो कक्षा 3 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का जो संकलन किया गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक कक्षा 3 से 12 तक, ठीक है। और कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आईरेट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के बारे में है। ये उत्तराखंड राज्य में जो आपका है दिनांक 24/5/2022 से 2022 से ये क्या है, उत्तराखंड राज्य में एक आईरेट जो आपने देखा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट जो आपका ये है डेटाबेस है, इस परियोजना को लागू किया गया है। इसके क्या होगा कि जो घटित सड़क दुर्घटनाएं होंगी उनका एक डाटा बनेगा और उसका जो डाटा जो होगा आपका एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे क्या होगा भविष्य में जो रोकथाम संबंधी जो चीज़ें होंगी, दुर्घटना रोकथाम जो चीज़ें या योजनाएं या नियम नीति नियम बनाने में इससे एक सहायता आपको मिलेगी, ठीक है। उत्तराखंड परिवहन निगम को आप जानते रहो तो उत्तराखंड जो परिवहन निगम है इसकी स्थापना आपकी 31 अक्टूबर 2003 को हुई थी, तो आपको जानते रहना है 31 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो वित्तीय वर्ष दिसंबर 2024 तक आप देखोगे तो निगम द्वारा संचालित आपकी जो 1490 यात्री बसों में आप 1161 लाख किलोमीटर की संचालन से लगभग 344.56 लाख यात्रियों ने यात्राएं की। थोड़ा सा फैक्ट है। इसके अलावा तो जो निःशुल्क यात्रा है ना बसों में, इनसे संबंधित चीज़ें हैं। तो छात्राओं हेतु जो निःशुल्क यात्रा है विद्यालय से लेकर अपने घरों तक, ये आपकी 2013 में शुरू की गई छात्रों के लिए। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क रक्षा बसों में जो यात्रा है वो सुविधा आपकी 2008 में प्रारंभ की गई, ये भी आप जानते रहो। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो 40% से अधिक विकलांगता के शिकार हैं उनके लिए जो निःशुल्क बस की जो यात्रा है वो 2003 में शुरुआत की गई। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यात्रा जो बसों के लिए निःशुल्क यात्रा है ये 2015 में शुरू की गई। तो इन 4 सालों को आपको याद रखना है, 2005 सॉरी 4, ठीक है, 2013, 2008, 2003 और 2015। आगे देखते हैं तो डाकघरों की कुल संख्या बोल रहा है तो कुल जीपीओ आपका जो राज्य में 1 है, प्रधान डाकघर 12 है, शाखा डाकघर 2341 के हैं और कुल डाकघर आप देखोगे तो 2736 हैं राज्य में। आजकल आयोग डेटा बेस से संबंधित सवाल काफी पूछा है तो इसलिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, ठीक है। फटाफट से आगे देखते हैं, आगे आगे आपका गंगा जल परियोजना क्या है। तो गंगा जल परियोजना आपके गंगोत्री से चालू है, उत्तराखंड की जो गंगा नदी के उद्गम से, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि गंगा नदी का जो पवित्र जल है वो गंगा जल का संग्रह किया जा रहा है, ठीक है। कब से 1/1/2019 से उत्तरकाशी के मुख्य डाकघर में ये अलग अलग बोतलों में किया जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा आपको एक आइडिया रख लिए, आप याद रख सकते हो। राज्य में जो आपका है आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्र आपके 208 है, इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है, ठीक है। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर है यहाँ पे भी कि राज्य में प्रत्येक वर्ष आप देखोगे तो 2.5 करोड़ देशी विदेशी पर्यटक जो है भ्रमण करने आते हैं। व्यापक पर्यटन नीति आपकी 2023 में लागू हुई थी, ये भी आप देखते रहिएगा। व्यापक पर्यटन नीति 2023 में लागू की गई, ठीक है। और इसके अलावा 4 धाम यात्रा में जो यात्री आपकी संख्या है 2024 में वो 48.01 लाख हो गई है, इसे भी आप थोड़ा सा जानते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे क्या है आपका, आगे आगे फटाफट से देखते हैं चीज़ों को। तो आगे आपका है जो चंद्र सिंह गढ़वाली आपकी पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इसके तहत आपको पता है कि अधिकतम जो आपका है 33% का आपका अथवा जो 33 लाख की वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया गया है और जिसमें अधिकतम 1 करोड़ तक की परियोजनाओं पर अधिकतम वित्तीय अनुदान ही प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। उत्तराखंड जो पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना है आपकी 2024 की, इसको भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024, इसको थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ लागत के अंतर्गत जो चिन्हित पर्यटन गतिविधियां क्रियाकलापों से जो आपके ऐसी बुनियादी सुविधाएं या से ऐसे विकास को आपको प्राथमिकता देनी है इस लिमिट में, ठीक है। आगे है पात्रता क्या है इसमें, तो इसमें योजना जो है उत्तराखंड के स्थायी निवासी उद्यमियों के लिए ही है। निवेश की सीमा आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए, अभी मैंने आपको कहा था, ठीक है, 1 से लेकर 5 करोड़ के बीच निवेश से होना चाहिए। चिन्हित आपने जो पर्यटन क्षेत्र किए उनमें गतिविधियों में परियोजनाओं में जो है निवेश करने वाले उद्यमी पात्र होंगे। जो क्षेत्र पर्यटन के चिन्हित किए गए हैं अगर उनमें जो निवेश करते हैं तो इसी तभी वो आपके पात्र होंगे। और साथ ही जो इस
इकाई की स्थापना के लिए जो वो भूमि होगी वो पूर्ण स्वामित्व यानी कि रजिस्ट्री की होगी या पट्टे की भूमि होना अनिवार्य है। अब इसमें क्या है कि क्षेत्रीय वर्गीकरण किया गया, क्षेत्र ए श्रेणी ए बोला गया है, श्रेणी बी बोला गया है, श्रेणी सी और श्रेणी डी बोला गया है। श्रेणी ए में कौन कौन से क्षेत्र आपके रखेंगे, तो आपका जो मैदानी क्षेत्र हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर, इन तीनों की तो आपके संपूर्ण क्षेत्र है। और देहरादून जिला का एक ऐसा क्षेत्र रखा गया है जो श्रेणी बी में सम्मिलित नहीं है, उन क्षेत्रों को इसमें रखा गया है। और अल्मोड़ा जिले का जो रानीखेत है और अल्मोड़ा जो तहसील है उसे भी श्रेणी ए में रखा गया है। ठीक है, श्रेणी बी में अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र है, जैसे जो श्रेणी ए में सम्मिलित नहीं है, जो रानीखेत और जो अल्मोड़ा वाला एरिया को छोड़ के बाकी अल्मोड़ा का क्षेत्र श्रेणी बी में शामिल है। देहरादून जिले का जो कालची हो गया, चक्राता हो गया, टूनी तहसील आपका बी में आएगा। बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील होगी। पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार, लैंसडाउन, यमकेश्वर, धोमाकोट जो तहसील है वो आपके श्रेणी बी में आपके शामिल है। और टिहरी गढ़वा का जो धनोल्टी वाला एरिया और नरेंद्र नगर वाला जो तहसील है वो भी आपकी श्रेणी बी में शामिल है। श्रेणी सी की बात की जाए तो इसमें उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इन जिलों का संपूर्ण क्षेत्र है। बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों का वो शेष क्षेत्र इसमें शामिल है जो श्रेणी बी में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, तो 3 श्रेणी आपने देख ली है ए बी सी। आगे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, एक तो स्टाम्प शुल्क में प्रतिपूर्ति मिल रही है, नई इकाइयों की स्थापना पर आप जो है 100% आपको जो स्टाम्प में शुल्क की प्रतिपूर्ति मिलती है। 1 करोड़ के निवेश पर आपको जो है न्यूनतम 33 लाख अनुदान मिल रहा है। 1 करोड़ से ऊपर अगर निवेश कर रहे हो, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर निवेश श्रेणी ए में कर रहे हो तो वहाँ आपको 15% का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम आपका 80 लाख तक होगा। ठीक है, कुल श्रेणी बी में कर रहे हो तो आपको 20% का अनुदान मिलेगा, जो आपका अधिकतम 1.20 करोड़ के बीच रहेगा आपका। 20 ने 1 हाँ वही बात हुई है। श्रेणी सी में कर रहे हो आप तो इसमें 30% का अतिरिक्त अनुदान है, अधिकतम 1.5 करोड़। ठीक है, इसको बस आपको देखते रहना है। ठीक है, ये हमने देख लिया, फटाफट से आपको चलते हैं। तो आपका अगला है मानस खन्ना। ठीक है, ठीक है, मानस खन्ना आपको गला फंस गया। तो मानसखंड जो मंदिर माला मिशन का के बारे में पता ही है। कुमार क्षेत्र के जो पौराणिक मंदिर हैं आपका, उनका चिन्हीकरण करते हुए वहाँ पे जो आवश्यकता अनुसार जो उनका अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको विकास के रूप में, विकास की धारा में जोड़ना। ठीक है, प्रथम चरण में इनके जो टोटल है आपके कुल 48 मंदिर को चिन्हित किया गया और प्रथम चरण में आपके 16 मंदिरों के स्थापना का विकास का कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें जो प्रथम चरण जो आपके 16 मंदिर हैं उसमें से अब तक जो 9 मंदिर है आपके, जिसमें जागेश्वर हो गया, नंदा देवी मंदिर हो गया, पाताल भुवनेश्वर हो गया, हाट कालिका मंदिर हो गया, बैजनाथ मंदिर हो गया, नैना देवी मंदिर हो गया, कैंचीधाम, पाताल रुद्रेश्वर और वराही देवी जैसे देवी जैसे मंदिर हैं वो शामिल है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका संचालन पुणे, बेंगलुरु और मुंबई और चेन्नई से आपका करवाया जा रहा है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो मानसखंड मंदिर है ना उसका देश भर में प्रचार प्रसार करना था। उसी उद्देश्य से क्या किया कि जो पर्यटन विभाग था उसके द्वारा IRCTC उसके साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया पुणे, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई से। तो ये दोनों जो योजनाएं आपस में इंटर लिंक की गई है। ठीक है, चारधाम यात्रा 2024 के बारे में थोड़ा सा डेटा देख लो आप। तो बद्रीनाथ में आपकी आय 14.35 लाख, केदारनाथ में आपके 16.5 लाख, गंगोत्री में आपकी आय 8.5 लाख, सॉरी 15 लाख, और यमुनोत्री में आपकी आय 7.15 लाख, और हेमकुंड में आपकी आय 1.84 लाख यात्री आपके 2024 में कुल आए। इस हिसाब से आपका जो टोटल 2024 में यात्री चारधाम का हो गया है 48.01 लाख। ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। फटाफट से हम आगे तक देखते हैं तो थोड़ा सा इसकी लागत देख लो आप। जो देहरादून पुरकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक जो रोपवे निर्माण हो रहा है उसकी लागत आपका 285 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं, अगला क्या बता रहा है आपका ये। ठीक है, आगे क्या है आपका, तो जो होम स्टे पंजीकरण से संबंधित अगर आपको पूछा जाए कि OTA क्या है, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म, जो आपका वो किससे संबंधित है, वो तो आपका होम स्टे पंजीकरण हेतु OTA का विकास किया गया है। ठीक है, और इसमें जो आपके जो है कुल अतिथि जो आपके 690 OTA द्वारा पंजीकरण किया गया है। ठीक है, अब सर्वाधिक कहाँ किया गया, जो पंजीकृत होम स्टे की संख्या आपको याद रखनी है, सर्वाधिक आपके नैनीताल में और सबसे कम आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो फर्स्ट पर तो नैनीताल है आपका 164
उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका है पौड़ी, आपको याद रखना है, वो आपका 99 है, ठीक है। न्यूनतम आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है। कुल आपका हो जाएगा 690। इसके अलावा तो वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा जान लो। 2024-25 में क्या हुआ कि दिनांक 19/12/2024 से लेके 23/12/2024 तक पर्यटन विभाग के द्वारा टिहरी गढ़वाल में, टिहरी जिले में वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप एवं एयरो शो का भव्य आयोजन किया गया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जानते रहिए, ठीक है। अगला, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन जो रोजगार योजना है 1 जून 2002 से संचालित है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला देखते हैं फटाफट से। होम स्टे योजना के बारे में बताया गया है, जो दीनदयाल आपका उपाध्याय योजना है, आपका दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास यानी कि होम स्टे योजना के बारे में बोल रहा है। तो इसके अनुसार आप ही देखते हैं। तो होम स्टे निर्माण में क्या होगा, जो 50% का जो अधिकतम आपका 15 लाख की जो पूंजी है वो अनुदान के रूप में दी जाती है प्रथम 5 वर्षों तक, साथ अलग ही प्रथम 5 वर्षों तथा अधिकतम 50% जो आपका अधिकतम 1.5 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। और 2024 तक, दिसंबर 24 तक आप देखोगे तो कुल 969 व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। और सर्वाधिक संख्या में किस जिले से आप देखोगे तो वो आ जाएगा टिहरी, सॉरी वो नहीं है, जो टैली आपकी है, जो आपकी ये टेबल है, ये दीनदयाल उपाध्याय जो गृह आवास है, ठीक है। तो इसमें आपका लिखा है कि ईयर वाइज बेनिफिशियर का लिखा है 2024-25 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, ठीक है। वो तो ऊपर टोटल की बात कर रहा था। तो 2024-25 में आप आओगे तो टिहरी जिले से सर्वाधिक संख्या में बेनिफिशियरी आपको देखने को मिलते हैं 29, ठीक है। अब अतिथि उत्तराखंड जो गृह आवास होम स्टे पंजीकरण योजना की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जब आओगे तो नैनीताल से आपका सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या पंजीकरण आपको देखने को मिलता है 145, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए, एक मिनट, ठीक है। तो इससे आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। सीधा नीचे आते हैं तो कुछ खास है नहीं ऐसा। ये हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये होम स्टे वाला हमने देख लिया था, ट्रैकिंग वाला, हाँ एक मिनट, हाँ। हम्म तो इम्पोर्टेंट आपका जो चैप्टर 12 में मिल रहा है आपका बैंकिंग वाला, ठीक है। तो इसमें भी देखो कि जो उत्तराखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक आपका जो है वो राज्य स्तरीय बैंकर समिति उत्तराखंड का संयोजक बैंक है, ठीक है। और राज्य में आप देखोगे तो 3 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। 3 बैंकों लैंड जो लैंड बैंकों की जिम्मेदारी दी गई है, सॉरी लैंड नहीं, लीड बैंक को, जो लीड बैंक स्कीम थी, ठीक है। एक तो एसबीआई हो गया आपका, एक आपका पीएनबी हो गया, और एक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा गया। तो एसबीआई जो आपके हैं वो 9 पर्वतीय जिलों में कार्यरत है लीड बैंक के संदर्भ में, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में। पीएनबी आपके दो दो मैदानी जिले हैं, देहरादून और हरिद्वार, उसमें कार्यरत है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो 2 बाकी के मैदानी जिले हैं, चाहे नैनीताल और उधम सिंह नगर, वहाँ का कार्य लीड बैंक के संदर्भ में देख रहा है, ठीक है। ये आपको देखना है। 30 सितंबर 2024 को आप देखोगे तो राज्य में जो कुल 2572 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है, जिसमें से 47% तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, 23% आपका अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, और 29.16% आपका जो है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो ये बोर्ड है शहरी क्षेत्रों में आपका है 29%, 750 शाखाएं। अर्ध शहरी क्षेत्रों में आप देखोगे तो आपका है 24%, आपका हो जाएगा 610 शाखाएं, ठीक है। और जो आपका ये बोर्ड है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 47% आपका हो जाएगा 1212 शाखाएं आपका जो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाएगा, ठीक है। जिलेवार बैंकों शाखाओं के संदर्भ में आप देखोगे तो देहरादून जिला जो है सबसे अधिक जो है 623 बैंक शाखाएं देहरादून में है, और सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है 55 बैंक शाखाएं वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें ये देखो आप, ठीक है। तो देहरादून में आप देखोगे तो रूरल आपके 170 शाखाएं हैं, ठीक है। सर्वाधिक इसमें देहरादून में रूरल शाखाएं, अर्बन में भी 368 सर्वाधिक शाखाएं देहरादून में देखने को मिलती है, और टोटल में भी देहरादून सर्वाधिक का सबसे ऊपर है 633 शाखाओं के साथ। अगर सेमी अर्बन की बात कीजिए तो उधम सिंह नगर में आपके सर्वाधिक अर्ध शहरी शाखाएं 123 शाखाएं। और अगर बात की जाए आपका जो ये कुल उसमें कि सबसे न्यूनतम संख्या कहाँ है आपका, तो आपका रुद्रप्रयाग और जो बागेश्वर है वहाँ पे 55 आपको बैंक शाखाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट से। तो जो ये बोर्ड है कि
30 सितंबर 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आपकी 1417 शाखाएं थी। 1417 शाखाएं थी। एसबीआई की तो आपकी सर्वाधिक शाखाएं 445, ये आपको जानते रहना है। उसके बाद पीएनबी की शाखा है 297, और फिर आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है आपकी 134। ठीक है, तो ये आपको जानते रहना है। ठीक है, इसकी फिर और नीचे आपके और इम्पोर्टेंट क्या है, कुल एटीएम देखोगे तो कुल 2630 एटीएम का नेटवर्क है राज्य में 2024-25 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है, जिसमें से 47.15% तो शहरी क्षेत्रों में है, 27.26% आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है, और 25.59% आपका अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। तो घटता हुआ क्रम कैसा रहेगा, शहरी, ग्रामीण और अर्ध शहरी। ठीक है, ये आपको देखना है। और बैंक वाइज एटीएम आप देखोगे तो सर्वाधिक स्टेट बैंक इंडिया का ये 479, फिर पीएनबी का आपको देखने मिलेगा 462, और फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देखने को मिलेगा 195। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में तो उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक है आपका, उसे एसबीआई बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है। ठीक है, और 30 सितंबर 2024 तक जो आपका कुल 290 शाखाओं का नेटवर्क है ग्रामीण बैंकों का। ठीक है, सहकारी बैंक देखोगे तो कुल 335 सहकारी बैंकों का नेटवर्क है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो उत्तराखंड जो सहकारी बैंक है आपका ग्रामीण बैंक है, वो सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाइनेंशियल जो स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है। यानी जिसके द्वारा क्या होगा कि बैंक के खाता धारक जो होगा देश के किसी भी स्थान पर अगर होंगे वो, ठीक है, तो सभी प्रमुख जो एटीएम है उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और साथ ही कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं बैंक खाता, एटीएम हो गया, एनईएफटी या आरटीसी या रुपए कार्ड के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर, आपका हरिद्वार हो गया, इसमें सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित हुआ है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत सबसे कम बैंकिंग का आपका आच्छादन हुआ है। जबकि जो ऋण जमा अनुपात में आप देखोगे तो सबसे अधिक जो जनपद है आपका वो उधम सिंह नगर है, फिर चंपावत है, फिर हरिद्वार है ऋण जमा अनुपात में। और सबसे कम ऋण जमा अनुपात में आपका बागेश्वर हो गया, पौड़ी हो गया और अल्मोड़ा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट से देख रहे हैं चीज़ों को। इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो बैंकों द्वारा जो आपका ऋण दिया जाता है ना, क्योंकि क्या होता है कि बैंकों को एक सीमित क्षेत्रों में जो कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ ऋण एक सीमा निर्धारित की होती है सरकार ने कि उतने परसेंट का जो आपको ऋण दोगे उन क्षेत्रों को दोगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो कुल ऋण में से आप जो है 13.55% का ऋण जो है कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 26.28% जो प्राथमिक क्षेत्र का ऋण दिया था वो है आपका जो सूक्ष्म लघु उद्यम को दिया था। और 19.51 जो प्रतिशत का जो ऋण था वो अन्य क्षेत्र का दिया था। यानी कि जो एक लिस्ट थी ना कि प्राथमिक क्षेत्र में आपको इतना ऋण देना है, तो प्राथमिक क्षेत्र में भी सर्वाधिक जो ऋण दिया आपको लघु उद्यम सूक्ष्म उद्योग को दिया, फिर आपको कृषि को दिया, और फिर आपके अन्य क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब राष्ट्रीय मानकों की स्थिति के अनुसार थोड़ा सा स्टेटमेंट या मिलान के रूप में आपको सवाल दे सकता है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में जो अग्रिम जो दिया गया और राष्ट्रीय मानक स्तर आपका 40% बोलता है, लेकिन उत्तराखंड में आपका जो है 2024 तक 40% दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय मानक से अधिक है। कृषि ऋण जो सरकार ने बोला है राष्ट्रीय स्तर पर कि 18% तक होना चाहिए, वो थोड़ा कम है, वो 13.55 है। तो ये जो आप कृषि ऋण राष्ट्रीय मानक परसेंट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि कम है। तो आपको दो बात याद रखनी है। और इसके अलावा जो जमा एवं अग्रिम अनुपात के रूप में आप देखोगे तो जहाँ राष्ट्रीय जो मानक निर्धारित किया गया 60% का किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में जो है 52.35% का आपका ये लक्ष्य हासिल हुआ है। तो इन तीनों को मिला के आपको पास एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे सकता है आपको। ठीक है, तो आपको एक कंपैरिजन थोड़ा सा याद रखना है कि स्टेट लेवल पे कितना है और नेशनल पे कितनी सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होगी आपकी। वीडियो आपकी 24 से 25 मिनट की होगी, लगता है वीडियो को यहीं रुकना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी करना भी थोड़ा सा बच्चों को हेक्टिक लगता है वीडियो कवर करने में। तो बाकी के जो 2-3 पार्ट और आएंगे फटाफट से आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, अच्छी आपकी तैयारी करते रहिए, अच्छे से आपका वीडियो का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आप इसी तरीके से सहयोग करते रहो, मैं आपकी इसी तरीके से आपकी सहायता करता रहूँगा। ठीक है।
तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। बाय बाय।